Jai Hind everybody, a very good morning and welcome to Khan Global Studies. I hope you all are doing well. चलिए, सो फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू इनिशिएटिव। आज से जो है एक नई चीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है वीकली न्यूज़ एनालिसिस, है ना। सो बहुत बार ऐसा होता है दैट मैनी ऑफ यू माइट बी वर्किंग, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस हैं तो डेली न्यूज़ नहीं देख पाते हैं, है ना, एक डेली न्यूज़पेपर पे फोकस नहीं कर पाते हैं। सो आज से एक नया इनिशिएटिव जो शुरू हो रहा है वो ये है कि हर संडे को अब हम पूरे हफ्ते भर की न्यूज़ डिस्कस कर लेंगे एक साथ। सारे इम्पॉर्टेंट जितने भी न्यूज़ होती हैं थ्रू आउट द वीक उन सभी की क्लिपिंग्स मैं आप लोगों के पास लाऊंगी और वो पूरा वीकली न्यूज़ हम करंट अफेयर्स के फॉर्मेट में पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसलिए ताकि जो हर दिन आपकी करंट अफेयर्स मिस हो जा रही है, न्यूज़पेपर एनालिसिस मिस हो जा रहा है, वो आपका एंड ऑफ द वीक कवर हो जाए, है ना। सो दैट आपका करंट अफेयर्स पे जो थोड़ा सा ब्रश अप है वो होता रहे एंड यू आर वेल वर्स्ड विथ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द सराउंडिंग्स, ठीक है। तो ये जो क्लास है बच्चों हर संडे होगी, संडे को 11 बजे ही होगी, है ना। टाइम वुड बी टेंटेटिव, अगर कुछ चेंजेस होंगे टाइम में तो आपको बता दिया जाएगा। चलिए, सो शुरू करते हैं। नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू से कि अब क्योंकि हम यहाँ पर द हिंदू न्यूज़पेपर रेफ़र कर रहे हैं और द हिंदू न्यूज़पेपर जो है बच्चों ये इंग्लिश में ही आता है ना। तो न्यूज़ आपको यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी, बट मैं जो आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी वो हिंदी में रहेगा। सो जो क्लिपिंग्स आप देखेंगे वो इंग्लिश में ही रहेंगी बिकॉज वो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स हैं, बट जो एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू मी वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में रहेगा, ठीक है। तो इससे एक और चीज़ ज़रूर होगी कि आपकी इंग्लिश भी सुधर जाएगी, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर हम जनरली इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हमारी इंग्लिश भी सुधरे और हमारा करंट अफेयर्स पे कमांड भी बढ़े, है ना। सो दोनों ही ये दोनों चीज़ें भी हो जाएंगी। एंड रिगार्डिंग द पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल्स और आपकी रिस्पेक्टिव जगहों पर मिल जाएगा, ठीक है। एंड अबाउट द यूटिलिटी ऑफ दिस क्लास, ये क्लास आपको नेवी के लिए भी काम में आ जाएगी, जिससे कि एक बच्चे ने पूछा है। बाकी ये क्लास आपको एसएससी के लिए भी काम में आ जाएगी, सीडीएस, एनडीए, एफकैट, कोई भी, क्योंकि न्यूज़पेपर बच्चों हम हर एग्ज़ाम में न्यूज़पेपर रेफ़र करते हैं और सेम न्यूज़ पे ही फोकस करते हैं, है ना। सो करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप हर एग्ज़ाम में कॉमन पाओगे और न्यूज़ भी कॉमन पाओगे, ठीक है। सो द रिलेवेंस ऑफ दिस इज़ गुड, आप हर चीज़ में इसको जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को एंड लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। बहुत सारी न्यूज़ क्लिपिंग्स मैं लेकर आई हूँ बच्चों सो दैट वी कैन फोकस ऑन द वीकली न्यूज़, है ना। अब यहाँ पर ऐसा ज़रूर हो सकता है कि हम जो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं उनमें से कुछ न्यूज़ इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है हम डेली 8 से 9 न्यूज़ देखते हैं, ठीक है। अब उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं पिक करके लाई हूँ, तो यहाँ पे इसीलिए ऐसा है कि वीकली में आपको लग सकता है कि डेली में से थोड़ा बहुत जो है हल्का से चेंजेस हैं, वो इसीलिए क्योंकि डेली न्यूज़ की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई हैव पिक्ड अप फॉर यू ना, तो उन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को ही हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहली न्यूज़ जो बच्चों आई थी वो थी सैटेलाइट लॉन्च। इस हफ्ते की जो हमारा बीता हफ्ता गया है, सैटेलाइट लॉन्च वेंट रॉन्ग मिनट्स आफ्टर लिफ्ट ऑफ ड्यू टू ग्लिच, है ना। तो बच्चों इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि EOS-9 जो है लॉन्च करने का सोचा था। सारी प्रिपरेशंस भी हो गई थी, PSLV वगैरह एवरीथिंग वाज डन, है ना। सबकी नज़र उसी लॉन्च व्हीकल पे ही थी कि किस प्रकार से लॉन्चिंग होती है, सक्सेसफुल होती है या नहीं। वैसे तो सभी को ही लगा था सक्सेसफुल होगी बिकॉज इसरो आजकल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मिशंस कर रहे हैं, पर यहाँ पे कोई टेक्निकल ग्लिच के कारण 17 ही मिनट में वो जो सैटेलाइट लॉन्च था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया और ऑर्बिट से जो है वो हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों सैटेलाइट लॉन्च जो है कुछ ही मिनट बाद, अबाउट 17 मिनट्स लेटर ही वो सैटेलाइट लॉन्च फेल हो गया। तो ये जो सैटेलाइट थी बच्चों इसका नाम था EOS-9। EOS का फुल फॉर्म है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। 9 मतलब ये अपनी प्रकार की 9 सैटेलाइट है ना। इसका लॉन्च व्हीकल, अब एग्ज़ाम में इस न्यूज़ में से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो इसका लॉन्च व्हीकल आपसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में जो EOS-9 लॉन्च की गई थी वो किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च की गई थी, है ना। अगर आपने पेपर्स उठाए होंगे हाल ही के तो एग्ज़ाम्स में यही पूछा जाता है कि या तो वो सैटेलाइट लॉन्च जो होती सैटेलाइट का नाम पूछ लेते हैं कि EOS-9 जो है तो EOS का फुल फॉर्म क्या है, या तो ये पूछ लेते हैं, या पूछ लेंगे कि भैया ये जो मिशन है किससे संबंध रखता है, ठीक है, ये पूछ लेंगे। या तो तीसरा सवाल कि इसका PSLV या लॉन्च व्हीकल कौन सा था,
ठीक है। तो बच्चों EOS-09 का लॉन्च व्हीकल था, यहाँ पे आप देख सकते हैं EOS-09 का लॉन्च व्हीकल था PSLV C61 यानी C61, ठीक है। तो ये बच्चों लॉन्च होने के कुछ ही समय बाद ही जो है ये इसमें ग्लिच आने के कारण ये मिशन फेल हो गया। ये लॉन्च हुआ था बच्चों सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बच्चों मैं चीज़ें अंडरलाइन भी करते जा रही हूँ। नाउ दीज थिंग्स आर अंडरलाइन सो दैट जो बच्चे नोट्स बनाते हैं, है ना, वीकली न्यूज़ के, डेली न्यूज़ के जो बच्चे नोट्स बनाते हैं, तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि अच्छा है ना, तो इसीलिए जो है ये अंडरलाइन है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बच्चों ये लिखा हुआ है, रुकिए, 17 मिनट्स आफ्टर लिफ्ट ऑफ, ठीक है, ऑल राइट, है ना। अब इसरो के चेयरमैन की बात आती है, जब भी इसरो की न्यूज़ आती है हमें पता होना चाहिए कि इसरो के चेयरमैन कौन है। पुराने चेयरमैन थे एस सोमनाथन, उन्होंने अब रिटायरमेंट ले लिया है, उनकी जगह हाल ही में नए चेयरमैन आए हुए हैं कुछ ही समय पहले, उनका नाम है वी नारायणन, है ना। तो हमें इसरो के चेयरमैन का नाम भी यहाँ पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए, यस, वेरी गुड। EOS-9 लॉन्च बाय PSLV C61 लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन श्रीहरिकोटा, है ना, और उसके बाद चेयरमैन का नाम है वी नारायणन। दीज 4 पॉइंट्स आर इनफ फॉर यू टू मेक द नोट्स छोटे बनाने हैं, प्रिसाइज बनाने हैं, और उसमें सारी डिटेल्स अवेलेबल होना चाहिए बच्चों, ठीक है। ऐसा नहीं करना है नोट्स बनाने में कि हम पूरा पूरा पैराग्राफ लिखे जा रहे हैं, पूरा पूरा न्यूज़पेपर का प्रिंट आउट ले लिया है, नहीं, ये वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा, है ना। हमें कम से कम पैसे में, कम से कम समय में, कम से कम जगह में जो है पूरी न्यूज़ का इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेना है, ताकि जब हम रिवाइज करेंगे तो हमारे लिए रिवीजन इजी हो जाए, है ना। वरना अगर हम बहुत सारा यूजलेस कंटेंट लिख लेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो फिर रिवीजन के टाइम हमें बहुत दिक्कत आएगी, है ना। तो यहाँ पे बस इतने ही पॉइंट्स जो मैंने कहे लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लेना इट फेल्ड, है ना। फेल्ड इसीलिए क्योंकि हो सकता है एग्जाम में करंट अफेयर्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, स्टेटमेंट में लिखा हो कि द इसरो EOS-09 लॉन्च वॉज सक्सेसफुल, ठीक है, तो इज़ इट ट्रू और फॉल्स ऐसा आ जाएगा। तो अगर आप ये नहीं पता करोगे कि सही में हुआ था या फेल हुआ था, तो फिर वापस स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए इस न्यूज़ के साथ ब्रैकेट में आप लिखेंगे फेल्ड, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। India to apprise FATF of latest evidence on terror infrastructure in Pakistan, है ना। अब यहाँ पे बच्चों FATF क्या होता है, यहाँ पे जो FATF लिखा हुआ है, FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। तो भारत FATF को लेटेस्ट एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि पाकिस्तान जो है टेररिज्म में इन्वॉल्व है। इस हेडिंग का मतलब ये है, अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अपनी ग्रे लिस्ट बना के मेंटेन करके रखता है। अगर उसने किसी देश को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है तो उस देश के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं अपनी फंडिंग को एलोकेट करने में, है ना। अब यहाँ पे FATF ने चाइना के पर्सपेक्टिव पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो FATF ने पाकिस्तान को बहुत बार ग्रे लिस्ट में ऐड भी किया है और रिमूव भी किया है, जैसे 2008, 2018, अभी 2021 हाल ही में रिमूव हुआ है पाकिस्तान। तो ग्रे लिस्ट में ऐड तब होते हैं जब एक देश या एक संगठन अपने पैसों का इलीगल प्रकार से उपयोग करता है और विश्व भर में जो है वायलेंस या प्रॉब्लम फैलाने के लिए अपने पैसों का उपयोग करता है। तो यहाँ भारत ने बहुत सारे एविडेंसेस यानी कि सबूत इकट्ठा किए थे कि पाकिस्तान का हाल ही के टेररिज्म में सीधा सा इन्वॉल्वमेंट है। उन एविडेंसेस को लेकर भारत FATF के पास जा रहा था जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। उन एविडेंसेस को हमने FATF को जो है देने का सोचा ताकि FATF पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में ऐड कर सके और पाकिस्तान के जो फंड एलोकेशंस है, स्पेशली IMF के द्वारा जो अभी हाल ही में $1 बिलियन फंड एलोकेट हुए हैं पाकिस्तान को, उस फंड पे निगरानी रखी जा सके, ठीक है। चलिए, पहलगाम किलिंग्स हैव नेसेसिटेटेड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, क्योंकि पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था इसके कारण ये ज़रूरी हो गया है कि हम FATF को ये इन्फॉर्मेशन दें कि किस प्रकार से जो है टेररिज्म में पैसा लगाया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है। पाकिस्तान को 2021-22 में ही ग्रे लिस्ट में से हटाया गया था बच्चों, लेकिन अब पाकिस्तान ने कुछ ही सालों में फिर से ये हरकतें शुरू कर दी, है ना। तो यहाँ पर देखो भारतीय अथॉरिटीज़ जो हैं प्लान कर रही हैं FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, में ये अंडरलाइन कर देती हूँ, इंडियन अथॉरिटीज़ आर प्लानिंग टू अपराइज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स
ऑफ द लेटेस्ट एविडेंस रिलेटेड टू टेरर बेसेस इन पाकिस्तान, है ना। तो भारत ने बहुत ज़्यादा चीज़ें ढूंढी, रिसर्च करी, उसके बाद हमें बहुत सारे टेरर बेसेस पता पड़े जो पाकिस्तान में हैं। टेरर बेसिस मतलब वो जगह है जहाँ से पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता है और टेररिज्म करता है। तो उन टेरर बेसिस की इन्फॉर्मेशन हम FATF को दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो टेरर बेसिस हैं सभी के सभी डिस्ट्रॉय तो कर ही दिए थे हम लोगों ने, है ना, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ है, तो डिस्ट्रॉयड बाय डिफेंस फोर्सेस ड्यूरिंग द प्रिसीजन अटैक्स एज पार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, है ना। अब यहाँ पे बच्चों FATF का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है ये ध्यान में रखेंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का काम है सरकारों पे निगरानी रखना, एक वॉचडॉग की तरह, कि भैया वो उस पैसे का क्या उपयोग कर रहे हैं, क्या टेररिज्म में और ड्रग्स डीलिंग्स में, ओपियम प्रोडक्शन में कहीं ये पैसों को स्टेट के थ्रू फंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों ये वाली न्यूज़ थी। अब मैं इसको थोड़ा इधर करना चाहती हूँ। ये देखिए, ग्रे लिस्टिंग बाय वॉचडॉग इज सेड टू लिमिट अ कंट्रीज एक्सेस टू लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल बॉडी। तो यहाँ पे ना ही केवल उसके जो फंड्स एलोकेटेड हैं उस पर नज़र रखी जाएगी कि वो कहाँ किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, साथ ही में जो आगे वो फंड दूसरे देशों से मांगने जाएगा या दूसरे संगठनों से, यानी कि IMF से, वर्ल्ड बैंक से फंड मांगने जाएगा लोन के रूप में, तो वहाँ भी उसे बहुत दिक्कत आएगी लोन मांगने में, है ना, क्योंकि ये साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान अपने फंड का उपयोग टेररिज्म के लिए कर रहा है, जो भारत चाहता था। जब भारत IMF में वोटिंग करने से मना करा था ना, IMF ने जब पाकिस्तान को $1 बिलियन जो है फंड दिया, उसके पहले भारत ने मना कर दिया था कि हम नहीं चाहते कि अब पाकिस्तान को फ़ंड दें, क्योंकि ये सब साबित हो चुका है कि पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व है और टेररिज्म करता है उन पैसों से। लेकिन उसके बाद भी IMF ने फ़ंड दिया, तो इसीलिए फिर हमने सोचा कि हम FATF में जाके पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ऐड करवा देते हैं। अगर हम पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में ऐड करवा देंगे सबूतों के साथ, तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन फिर पैसे नहीं दे पाएगा पाकिस्तान को, क्योंकि वो FATF की ग्रे लिस्ट में मौजूद है ना। तो यहाँ पे थ्रू वन वे और दी अदर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल फंडिंग ना मिले, क्योंकि उस इंटरनेशनल फंडिंग का इस्तेमाल वो करता है टेररिज्म के लिए, है ना बच्चों। चलिए, तो मैं थोड़ा इसको स्मॉल करके जो है अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि दोनों ही चीज़ें अंडरलाइन हो जाए। ठीक है, FATF का काम क्या है बच्चों, ये मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दिया है। FATF अपने टेक्निकल कंप्लायंस का इस्तेमाल करता है और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ता है और टेररिज्म फाइनेंसिंग के खिलाफ लड़ता है, ठीक है, सभी देशों में मिला के। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। FATF ने पाकिस्तान को अक्टूबर 2022 में ही लिस्ट से निकाला था, है ना, और उसके पहले बहुत ऐसे साल थे जहां उसने 2008 में, फिर 2009 में हटाया था, फिर 2012 में उसको लिस्ट में ऐड किया, 15 में हटाया, फिर 18 में ऐड किया, 22 में हटाया, ऐसे इतनी बार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ऐड कर दिया है और रिमूव कर दिया है। उसके बाद भी पाकिस्तान में दिमाग नहीं आ रहा कि भैया ये नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए ग्रे लिस्ट ऑन अक्टूबर, ओके, कंप्लीटेड, ऑल राइट, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है। है ना। अब यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि पहली बार कब पाकिस्तान को FATF के द्वारा ग्रे लिस्ट में ऐड किया गया था। ध्यान से सुनना, क्या पूछेंगे कि पहली बार कब पाकिस्तान को FATF के द्वारा ग्रे लिस्ट में ऐड किया गया था। वो था साल 2008, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। IIT बॉम्बे सस्पेंड्स टाइज विद टर्किश यूनिवर्सिटीज़, है ना। अब यहाँ पे बच्चों टर्की वाला इंसिडेंट तो आप सभी को पता होगा,
जैसे ही पाकिस्तान और भारत में युद्ध जैसी सिचुएशन हो गई, पाकिस्तान और भारत में युद्ध हुआ नहीं बच्चों, है ना, सीज फायर हो गई पहले ही, तो जैसे ही पाकिस्तान और भारत में युद्ध जैसी सिचुएशन होने लगी, वैसे ही टर्की ने अपनी सारी वेपनरीज और सप्लाईज पाकिस्तान तक भेज दी थी, पाकिस्तान को सॉलिडारिटी और सपोर्ट दिखाने के लिए कि भैया कुछ भी हो भारत के साथ, हम तो आपके साथ खड़े हुए हैं। ये वही टर्की है बच्चों जिसकी ऑपरेशन दोस्त के तहत हमने मदद की थी। टर्की में बहुत ही भयंकर भीषण अर्थक्वेक आया था, जिसके कारण इतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था कि बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई, लोग सोते ही रह गए और वो उसी के साथ बिल्डिंग के साथ धंस गए और वहीं उनकी मौत हो गई। इतने भयंकर मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था जिसके कारण मास स्केल डिस्ट्रक्शन और बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी, और कोई भी देश टर्की तक इतनी जल्दी नहीं पहुंचा था मदद करने जितनी जल्दी भारत। भारत उन देशों में से था जो सबसे पहले टर्की की मदद करने पहुंचा था। हमने उनको फाइनेंशियल एड दिया, हमने उनको जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करी, हमने उनको मेडिकल सप्लाई दिया, और एक पूरा ऑपरेशन दोस्त की मदद से हमने हर एक चीज़ जो हो सकती थी वो टर्की की मदद करने के लिए की। ठीक है, इसके बाद भी टर्की ने जो भी सप्लाईज है, जो भी वेपनरीज है, वो सीधा बिना सोचे समझे पाकिस्तान को दे दिया, भारत के खिलाफ, है ना, हमारे खिलाफ। तो यहाँ पे फिर बॉयकॉट टर्की, है ना, ऐसे ट्रेंड्स चलने लगे। जिन भी लोगों की टर्की में टूरिज्म जैसे ट्रिप्स वगैरह थी, उन लोगों ने वो कैंसिल कर दिया, होटल बुकिंग्स कैंसिल कर दी, और टर्की को वाइड स्केल पूरे इंडिया में अब बॉयकॉट किया जा रहा है इस चीज़ के बाद। ठीक है, तो टर्की से पहले आईआईटी रुड़की ने अपने सारे टाइज काट लिए। आईआईटी रुड़की और टर्की की यूनिवर्सिटीज़ का जो है एक बोल सकते हैं एग्रीमेंट था, एमओयू था कि भैया आगे आने वाली कुछ रिसर्च चीज़ों पे, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम पर हम साथ में काम करेंगे। तो आईआईटी रुड़की ने वो पूरा का पूरा एग्रीमेंट खारिज कर दिया। सिमिलरली आईआईटी बॉम्बे ने भी सारे एग्रीमेंट्स टर्की की यूनिवर्सिटीज़ के साथ खारिज और सस्पेंड कर दिए कि अब कोई भी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं होगा, कोई भी रिसर्च प्रोग्राम साथ में नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, हम आपसे सभी संबंध सस्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, आईआईटी बॉम्बे ने 2 मिनट बच्चों, आईआईटी बॉम्बे मैं यहाँ से अंडरलाइन कर देती हूँ, सस्पेंड कर दिए सारे एग्रीमेंट्स टर्की की यूनिवर्सिटीज़ से टिल फर्दर नोटिस। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा, रीज़न भी अंडरलाइन कर देती हूँ बच्चों, कभी आपसे रीज़न पूछेंगे। ड्यू टू करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इन्वॉल्विंग टर्की। तो अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो रही है जिसमें टर्की का इन्वॉल्वमेंट है, टर्की का पहले से इन्वॉल्वमेंट नहीं था, टर्की खुद आया, है ना, भारत के अगेंस्ट खड़ा हुआ, पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा हुआ। तो ये जो है ये पूरा जियोपॉलिटिकल कंडीशन के अंडर आता है। तो अगर आपसे पूछें स्टेटमेंट में रीज़न कौन सा है, निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से कौन सा रीज़न है कि टर्की के साथ संबंध खत्म किए, वो था जियोपॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ टर्की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। सरोज घोष, फादर ऑफ इंडिया साइंस म्यूजियम मूवमेंट, पासेस अवे। अब बच्चों यहाँ पे हम जो न्यूज़ पेपर की बात कर रहे हैं या जो करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे, उसमें हम ऐसे न्यूज़ भी पढ़ना पड़ेंगे हमें जो बहुत ज़्यादा फेमस लोग थे, जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया भारत को, जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा रिसर्च किया और अनफॉर्चुनेटली जिनकी मृत्यु हो गई। उन्हें हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि एक तो वो हिस्सा है अभी का, और दूसरा आपसे सवाल आ सकता है इस प्रकार से कि फादर ऑफ इंडिया साइंस मूवमेंट, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियाज साइंस मूवमेंट, म्यूजियम मूवमेंट। ठीक है, इंडिया साइंस म्यूजियम मूवमेंट, हु इज़ द फादर ऑफ दैट, ऐसा सवाल आ सकता है क्योंकि ये हाल ही में न्यूज़ में रहे हैं, तो इसीलिए ये न्यूज़ हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सरोज घोष जी जो हैं ये 2 मिनट बच्चों, सरोज घोष जी जो हैं ये भारत के साइंस म्यूजियम मूवमेंट के फादर हैं जिनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, एट द एज ऑफ 89, है ना। इसी के साथ ये बच्चों डायरेक्टर जनरल थे NCSM। ठीक है, रुको मैं यहाँ साइड में लिख दे रही हूँ, फाउंडिंग DG मतलब डायरेक्टर जनरल, ठीक है, ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम NCSM। ठीक है,
हाँ, तो ये वाली भी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, मैंने साइड में लिख दी है। तो यहाँ पे बच्चों सरोज घोष जी भारत के साइंस म्यूज़ियम मूवमेंट के फादर कहलाते थे और ये फाउंडिंग डायरेक्टर जनरल हैं एनसीएसएम के, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूज़ियम। ठीक है, तो आपको ये दो बातें जो है इनके बारे में ध्यान रखनी है, आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है जो भी फेमस पर्सनालिटी हैं उनके बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए, टीचर्स शुड हैव ट्रस्टेड गवर्नमेंट फॉर लीगली वर्क बियॉन्ड पॉलिटिक्स। अब ये जो है बच्चों, ये हालांकि एक पॉलिटिकल लीडर का स्टेटमेंट है। जनरली हम पॉलिटिकल लीडर के स्टेटमेंट पढ़ते नहीं हैं क्योंकि वो पॉलिटिक्स वैसी वाली हो जाती है, एग्जाम में नहीं आती कि भैया ममता बनर्जी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, कौन सा स्टेटमेंट दिया, ये आपको कभी भी एग्जाम में नहीं दिखेगा। पर ये हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक प्रोटेस्ट से रिलेटेड है जो कि वेस्ट बंगाल में हुआ है ना। तो इसके माध्यम से हम उस प्रोटेस्ट के बारे में पढ़ सकते हैं जो भी चल रहा था वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में बच्चों हाल ही में जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स और वर्कर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं ना स्कूलों में और अलग अलग जगह, तो एक साथ 25 से 26 हज़ार अपॉइंटमेंट्स को खारिज कर दिया गया। एक साथ बच्चों, तो जो अपॉइंटमेंट्स एक साथ सस्पेंड किए गए थे, स्वाभाविक सी बात है कि वो हार्ड वर्किंग होंगे, उनका जो है पूरा सैलरी बेस चला गया, उनकी नौकरी एकदम से चले गई। तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारे जो होते हैं वो अपने फैमिली को प्रोवाइड करते हैं, किसी के पास ऐसा बैकअप नहीं होता। अगर आपकी नौकरी चली गई है तो बहुत दिक्कत की बात होती है। और सिर्फ ऐसे नहीं कि 10, 20, 50, 26 से 25-26 हज़ार लोगों के साथ एक साथ ये हुआ है कि उनके अपॉइंटमेंट्स रद्द कर दिए गए। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों ये जितने भी लोग थे जिनके साथ ऐसा हुआ, उन्होंने और उनके जितने भी वेल विशर्स थे या उनके आसपास वाले थे, सब ने मिलके लार्ज स्केल प्रोटेस्ट किया बच्चों, बहुत लार्ज स्केल प्रोटेस्ट किया वेस्ट बंगाल में, है ना। तो ये प्रोटेस्ट के ही बारे में ममता बनर्जी कह रही थी कि भैया ऐसा नहीं करना है, वो नहीं करना है। बट क्यों नहीं करना है? सरकार ने अगर अपॉइंटमेंट खारिज कर दिए हैं, उनके रद्द कर दिए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो कहाँ जाएंगे। ठीक है, उन्हें जो है अब प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर ये सब नहीं होता तो दे वुड नॉट हैव बीन प्रोटेस्टिंग। ग्रुप सी और ग्रुप डी की अपॉइंटमेंट्स थी बच्चों ये, है ना। तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आप लोगों के लिए। हम्म ठीक है, अब बच्चों ये जो 26,000 रिक्रूटमेंट्स हैं, इनका जो पूरा का पूरा मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे होल्ड करने को कहा, इस पूरे डिसीजन को होल्ड करने को कहा। ये कहाँ से आ रहा है? 2016 में ये जो रिक्रूटमेंट्स हुए थे, 2016 में बच्चों, 2016 में ये जो रिक्रूटमेंट्स हुए थे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के, उनमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज यानी कि कुछ प्रॉब्लम पाई गई। तो ये जो 26,000 टीचर्स और नॉन टीचर्स हैं ना जिनके अपॉइंटमेंट रद्द किए गए हैं, वो 2016 की रिक्रूटमेंट की डिस्क्रिपेंसीज अब जाके जो है वो लाई गई हैं और अब जाके इन सभी टीचर्स और नॉन टीचर्स जो स्टाफ है उनकी अपॉइंटमेंट रद्द कर दी गई। तो ये पूरा डिसीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी रुको, ठीक है रुको अभी। तो यहाँ पे यही है, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था कि हाँ अभी जो है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, ये जो पूरा भी डिस्क्रिपेंसीज है इसको आगे बढ़ाते हैं। और 2016 की अब जाके बात हुई है तो उसके कारण जो है सारे अपॉइंटमेंट अब जाके रद्द हुए हैं। ये एक और चीज़ बताता है कि जुडिशियल डिले, क्या पता पड़ रहा है इससे बच्चों? एक और चीज़, जुडिशियल डिले। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जस्टिस और जुडिशरी हमारे भारत में बहुत डिलेड चल रहा है। 2016 की रिक्रूटमेंट की सुनवाई के अपॉइंटमेंट का रद्द होने का डिसीजन अगर 2025 में आ रहा है तो आप सोच सकते हैं कि कितना समय हो गया है। ऑलमोस्ट 9 ईयर्स, ऑलमोस्ट 9 ईयर्स लेटर द डिसीजन हैज़ बीन फाइनली अप्रूव्ड। ठीक है, तो ये जो बताता है, दिस पॉइंट्स एट द डिले, है ना, कि भैया कितनी देरी से जुडिशरी काम करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पाकिस्तान अटैक्स टारगेटिंग गोल्डन टेम्पल वर्थ वॉटेड, आर्मी ऑफिशियल। अब बच्चों ये जो न्यूज़ है ये ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित न्यूज़ है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर है ना, ये क्यों किया था? 22 अप्रैल 2025 को भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था, जिसके चलते 26 भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उनका जो एवेंज हमने लिया, बदला लिया,
ये था ऑपरेशन सिंदूर। तो हमने बदला इस प्रकार से नहीं लिया कि हमारे मासूमों की जान ली गई तो हम भी उनके मासूमों की जान लें, हमने ऐसा नहीं किया। हमने हमारी जो बदला है उसमें सिर्फ प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए हैं बच्चों। प्रिसीजन का मतलब होता है सटीक, तो प्रिसीजन स्ट्राइक किए हैं, यानी कि हमने बच्चों सिर्फ वही जगह टारगेट किए हैं जो टेरर बेसेस हैं, जो स्टैब्लिश्ड टेरर बेसेस है पाकिस्तान के। ऐसे 9 बेसेस हमने टारगेट किए और उन सभी को जो है हमने गायब कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर की मदद से सारे बेसेस हमने जो है ख़त्म कर दिए थे। उसके बाद जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो आप पता ही बद से बदतर ही है, पाकिस्तान से कोई उम्मीद रखने की तो ज़रूरत है नहीं। हमने प्रिसीजन स्ट्राइक रखे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने हमारे सिविलियंस के साथ जो किया पूंछ में, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था बच्चों। सिविलियंस के ऊपर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स करे, उन्हें कॉम्बैट में जो है निहत्थे सिविलियंस को मार दिया, किसी का सर खोल दिया बच्चों, क्या क्या किया है सिविलियंस के साथ। और इस समय उनने धर्म नहीं देखा, मतलब पूंछ में जो सिविलियंस जिनके साथ उन्होंने इतनी बुरी तरीके से जो है वायलेंस किया, वो सभी धर्म के लोग थे, सभी जाति के लोग थे, सब जेंडर के लोग थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, सब उम्र के लोग थे, कुछ नहीं देखा उन्होंने और उन्होंने सीधा सबको मार दिया। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा निर्दयी है। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान से बात करें एथिक्स की कि भैया हम आपके टेरर बेसिस को उड़ा रहे हैं, तो आप आर्मी टू आर्मी कॉम्बैट कर लो, आप मासूम सिविलियंस जो निहत्ते हैं उन पे क्यों हमला कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो पाकिस्तान से। तो यहाँ पाकिस्तान की एक और चीज़ थी, जो पाकिस्तान ड्रोन और मिसाइल अटैक कर रहा था ना बच्चों, जो हम हमारे S-400 से न्यूट्रलाइज कर रहे थे, वो अटैक्स गोल्डन टेम्पल पर भी थे। ठीक है, लेकिन वो हमारा S-400 जो हमने डिफेंस मिसाइल सिस्टम है रशिया से लिया है, उसने न्यूट्रलाइज कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान का उद्देश्य था कि गोल्डन टेम्पल तक पे वो हमला करे और गोल्डन टेम्पल भी डिस्ट्रॉय कर दे, है ना। तो यहाँ पे यही वाली न्यूज़ है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। Report reveals delayed wages are a key factor to mismatch between MGNREGA coverage delivery। अब बच्चों ये जो MGNREGA स्कीम है ना, जिसको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या गारंटी एक्ट कहते हैं, ये साल 2005 में आई थी। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या स्कीम ये साल 2005 में आई थी। ज़रूरी है किस साल में आई थी ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, इसी के साथ जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है उसमें ये रिवील हुआ बच्चों कि ये जो कवरेज है वो बढ़ाया गया था 8.6% से। ठीक है, ये जो कवरेज है MGNREGA का ये बढ़ाया गया था। ठीक है, लेकिन बढ़ाने के बावजूद भी पाया गया है कि बहुत सारी जगह उतनी वेजेस नहीं एलोकेट की जा रही हैं जितनी होना चाहिए। दूसरा, बहुत सारी जगह ये भी पाया गया कि वेजेस जो सैलरीज मिलती हैं वो बहुत समय बाद मिलती हैं लोगों को, तो ये भी एक दिक्कत की बात है। ठीक है, और उसी के साथ ये भी पाया गया कि रजिस्ट्रेशन में भी बहुत बढ़ोतरी आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए coverage has increased with an 8.6% rise in number of registered household under the program। तो यहाँ पे देखा गया कि MGNREGA की जो स्कीम है उसमें बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन भी देखे जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, होना चाहिए। ये स्कीम लगाई है इसलिए है कि ताकि लोग रजिस्टर करें, लोग इसका फ़ायदा उठाएं। बट यहाँ डिस्क्रिपेंसीज इस बात की हैं कि एक जो सैलरी है, वेजेस है, वो बहुत कम है बच्चों, है ना। आज की तारीख, आज की महंगाई और आज की इन्फ्लेशन के हिसाब से बहुत कम वेजेस हैं, डेली वेजेस। जो सबसे शानदार वेजेस हैं वो कुछ हरियाणा वगैरह में मिलते हैं 300 समथिंग, वो ही सबसे ज़्यादा है। सोच रहे हैं आप, डेली 300 रुपये सबसे ज़्यादा है MGNREGA में। बहुत सारी जगह 250, 240 इतने कम भी मिलते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर हम एक ऐसी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम चला रहे हैं तो उसमें वेजेस यानी कि पैसे कुछ इस प्रकार से तो हों कि वो सामने वाला व्यक्ति जो काम करने आ रहा है वो अपना घर चला सके उससे, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो नीचे चला गया है, परसेंटेज जो है वो 7.1% ड्रॉप कर गए हैं। ठीक है, तो परसेंटेज हैविंग ड्रॉप बाय 7.1%। और ये लिपटेक इंडिया की रिपोर्ट के द्वारा रिलीज़ किया गया था। ये जो भी हम स्टैटिस्टिक्स अभी पढ़ रहे हैं ये रिपोर्ट के द्वारा रिलीज़ हुई थी लिपटेक की। ठीक है, अब यहाँ पे हाँ बाकी तो ठीक है। MGNREGA में होता क्या है बच्चों, 100 दिन का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट मिलता है ना, तो वो भी मैंने यहाँ लिख दिया। 100 डेज़ का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ठीक है, वेजेस फिक्स नहीं है बेटा, हर राज्य के हिसाब से वेजेस बदलते हैं, हर जगह के हिसाब से वेजेस बदलते हैं, तो वेजेस फिक्स नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे
मिनिस्ट्री ने बच्चों जो है बहुत सारी डिटेल्स वगैरह जो यहाँ रिलीज़ हुई है रिपोर्ट में, उसके तहत यहाँ पता पड़ा है कि 7.8 वर्कर्स हैं जिन्हें डिलीट किया गया था 2022 से 2024 के बीच में। ठीक है, इसी के साथ 1.92 करोड़ वर्कर्स को ही ऐड किया गया है और 2024-25 में ये ट्रेंड जो है ये रिवर्स हुआ है, जिसमें 99 लाख वर्कर को डिलीट किया है और 2.22 करोड़ वर्कर्स को ऐड किया है। कहने का मतलब कि वर्कर्स को डिलीट भी करते हैं, ऐड भी करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो हर साल अभी तक ऐसा होता था कि डिलीट ज़्यादा होते थे, ऐड कम होते थे, है ना। यानी कि जिन वर्कर्स को मनरेगा की सूची से हटाया जाता था वो ज़्यादा होते थे और जिनको जोड़ा जाता था वो कम होते थे। लेकिन इस बार जिनको हटाया है वो कम है और ज़्यादा लोग जुड़े हैं आके इस स्कीम के अंडर। यानी कि सिर्फ 99 लाख मजदूर जो हैं जो डेली काम करते हैं उन्हें हटाया गया है, लेकिन जो ऐड हुए हैं बच्चों 2.22 करोड़ हुए हैं, मतलब ज़्यादा लोगों ने यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। पाकिस्तान की सरकार ने अपने ही आर्मी चीफ को जनरल मुनीर को प्रमोट कर दिया फील्ड मार्शल। अब सरकार तो क्या है बच्चों, पाकिस्तान की सरकार क्या है? क्या वहाँ कोई गवर्नमेंट लीडर है? जैसे भारत में अगर हम हमारे जनरल को फील्ड मार्शल बनाते हैं तो वो बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट की जो है रजामंदी से, है ना। लेकिन पाकिस्तान में तो कोई गवर्नमेंट लीडर है नहीं, पाकिस्तान सरकार चल ही रही है मिलिट्री वालों से, मतलब पाकिस्तान की सरकार चला ही रहा है यही शख्स। तो इस न्यूज़ का तात्पर्य है कि इस शख्स ने खुद ही को जनरल की रैंक से फील्ड मार्शल की रैंक पे प्रमोट कर दिया बच्चों, है ना। तो यहाँ पे ये जो है इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम तो भारत के ऊपर जीत गए, जबकि सीज फायर हुई थी और इनकी बहुत बुरी तरीके से हालत करी थी भारत ने। ठीक है, इतना कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, इनके फाइटर एयरक्राफ्ट, इनके टेरर बेसेस, इनके कैंप्स जो जो टेररिज्म से रिलेटेड हैं, इनके सारे एयर बेसेस हमने सब नष्ट कर दिए बच्चों। एक एयर बेस बचा था बस पाकिस्तान का, इनके इतने सारे फाइटर एयरक्राफ्ट हमने गिरा दिए, इनका एक फाइटर पायलट तो हमारे कब्जे में भी आ गया था। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा बर्बादी के बाद भी पाकिस्तान कहता है कि ये जीत गया। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है पाकिस्तान ने हर युद्ध को, ये पहली बार नहीं है बच्चों, हर युद्ध जिसमें पाकिस्तान हारा है पाकिस्तान ने उसको ऐसे दिखाया है कि वो जीत गया है ताकि वो अपने लोगों को मैनिपुलेट कर सके, है ना। तो ये भी उसी का हिस्सा है। तो पाकिस्तान के जो जनरल मुनीर साहब हैं इन्होंने खुद ही को फील्ड मार्शल रैंक पे प्रमोट कर लिया, है ना। तो यहाँ पे दिस इज़ वेरी फनी कि भैया आप खुद ही को जो है अलग अलग रैंक। बच्चों यहाँ देखने की बात है कि भारत में 2 फील्ड मार्शल बने हैं आज तक। कितने? 2। इतने जनरल्स आए, इतने महान महान जनरल्स आए, बट सिर्फ 2 फील्ड मार्शल हमने बनाए। क्यों? उन महान जनरल्स में से भी सबसे ज़्यादा एक्सप्लेंडेड खतरनाक जॉब करी जिन 2 लोगों ने, उन्हें जो है भारत सरकार ने फील्ड मार्शल बनाया, है ना। सबसे पहले फील्ड मार्शल थे हमारे सैम मानेकशॉ जी, दूसरे फील्ड मार्शल थे KM करियप्पा जी। फील्ड मार्शल जो बनते हैं वो इसीलिए बनते हैं क्योंकि आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस कर रहे हो अपने नेशन के लिए, है ना। तो यहाँ पे सैम मानेकशॉ के समय क्या हुआ था बच्चों? युद्ध हुआ था 1971 का, उन्होंने पाकिस्तान को उठा के पूरा बीच में से तोड़ दिया, एक देश के 2 टुकड़े कर दिए सैम मानेकशॉ ने, जो कि भारत के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित हुआ, हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल था वो। उस इतने बड़े अचीवमेंट के कारण सैम मानेकशॉ को हमने फील्ड मार्शल बनाया था बच्चों। लेकिन यहाँ खुद ही से खुद को प्रमोट कर रहे हैं, कुछ अचीवमेंट है नहीं, है ना, बट हमें पढ़ना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों पाकिस्तान की सरकार ने ट्यूसडे को डिसाइड किया कि भैया आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर जी को फील्ड मार्शल की रैंक पे प्रमोट कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। डिप्लोमेटिक आउटरीच विजिट्स बिगिन टुडे। अब यहाँ पे बच्चों ये जो न्यूज़ है दिस इज़ ऑल अबाउट भारत, है ना। इंडिया ने ठान लिया है कि पाकिस्तान को इस बार जाने नहीं देंगे। ठीक है, हर बार ऐसा होता था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कर देते थे, उसके बाद हम ठीक है, हम सोचते थे चलो ठीक है। इस बार हम पाकिस्तान को हर तरफ से सराउंड करके बैठे हुए हैं। अगर युद्ध होता तो पाकिस्तान का तो हालत ख़राब हो ही जाती, इसलिए जो है युद्ध हुआ नहीं। यूएसए डर गया कि युद्ध हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए यूएसए एकदम से आया और सीज फायर करवाने लग गया, है ना। तो ये यूएसए का डर था जिससे सीज फायर हुआ है, वरना पाकिस्तान की हालत ख़राब हो जाती बच्चों। ठीक
ठीक है। और उसके बाद भी हम शांत नहीं बैठे हैं। हमने कहा है कि पाकिस्तान ने ज़रा भी अगर सीज़ फायर वायलेशन किया तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, हम मेक श्योर कर रहे हैं कि सभी देशों को पता हो डिटेल्स जो पाकिस्तान ने करी, जो टेरर अटैक पाकिस्तान ने किया उसकी डिटेल्स पता हो, जो ऑपरेशन सिंदूर हमने किया और कितनी एथिकली किया और सिर्फ टेररिज्म को नष्ट करने के लिए किया ये भी पता हो, और उसके बाद पाकिस्तान ने जो हमारे सिविलियंस के साथ पूंछ में किया वो भी पता हो। तो हम पाकिस्तान को आसानी से जाने नहीं दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में भी हम पाकिस्तान के टेररिज्म वाला एविडेंसेस लेके गए, FATF को भी हम पाकिस्तान के एविडेंसेस दे रहे हैं, IMF को भी हमने मना किया था, हमने वहाँ वोट नहीं डाला। ये हम इसीलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान हर जगह से निहत्था हो जाए और बस उसको कुछ मिले ही ना कुछ भी करने को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक टीम बनाई बच्चों डिप्लोमेटिक आउटरीच विजिट के तहत, जिसमें ये जो टीम है ये बहुत सारे देशों में जाएगी जैसे UAE, जापान वगैरह, और वहाँ जाके ब्रीफिंग करेगी ये पूरे इंसिडेंट की जो भी हुआ है विथ एविडेंसेस, और वहाँ जाके अपना सपोर्ट गैदर करेंगी उन देशों से। तो बच्चों UAE, जापान, साउथ कोरिया, इन सभी देशों ने तो अपना बताया है कि हाँ हम तो भारत के साथ खड़े हैं टेररिज्म के खिलाफ। इवन कतर जो है, कतर शुरू में लग रहा था कि कतर पाकिस्तान का साथ देगा, बट कतर भी जो है न्यूट्रलाइज था और थोड़ा इंडिया की तरफ था, है ना। तो यहाँ कहने का मतलब है कि बहुत सारे देशों ने यहाँ भारत का सपोर्ट किया है टेररिज्म के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है बच्चों। चलिए अब बच्चों ये जो डिप्लोमेटिक आउटरीच विजिट की टीम थी इसमें खास बात है, खास बात ये है कि इस टीम में बहुत सारे लीडर्स हैं अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और वो भारत देश के लिए ये कर रहे हैं। तो ये उन रेयर इवेंट्स में से है जहां हमें अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी यूनिटी दिखती है। मतलब बहुत सारे जैसे तृणमूल के हो गए, कांग्रेस के हो गए, BJP के हो गए, बहुत सारे ओवैसी साहब हो गए, बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग यूनाइट हुए हैं, है ना, और इस टीम का मेंबर बने हैं, और वो साथ में ही आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं, है ना, जिसमें वो साथ में ब्रीफिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने ये बात बहुत अच्छी हुई भारत में इस बार कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में आपस में पॉलिटिक्स नहीं हुई इस बार, ठीक है। सब मिलजुल के यूनाइट होकर टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं अपने अपने तरीके से, है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे Axiom 4 मिशन जो है इसरो का, है ना, तो वो नासा जो है अपनी आउटरीच एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी जो है ये Axiom 4 मिशन का हिस्सा हैं, और ये जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। तो यहाँ पे ये मैं इसीलिए लाई हूँ ताकि आपको इनका नाम पता रहे। चलिए, इसरो ने और नासा ने जो है 2 आउटरीच एक्टिविटीज़ करी हैं, जिसमें ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला Axiom 4 मिशन से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे 8 जून को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये जो डिटेल्स अंडरलाइन करेंगे, ध्यान रखेंगे, भारत के ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला इसरो और नासा के कंबाइंड एफर्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे 8 जून को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। आगे बच्चों, सोमशेखर जी जो हैं इन्हें मणिपुर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट कर लिया गया है, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने मंगलवार को जस्टिस केम्पैया सोमशेखर जी को, जो कर्नाटका हाई कोर्ट के हैं, उन्हें मणिपुर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट कर दिया है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। WHO ने पेंडेमिक एग्रीमेंट्स अडाप्ट किए हैं, जिससे अगर आगे कोई भी ग्लोबल पेंडेमिक आए तो जो कोविड-19 में हुआ वो रिपीट ना हो। तो WHO ने ये जो पेंडेमिक एग्रीमेंट है बच्चों, ये 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में किया था, है ना, और ये इसीलिए किया था ताकि जितने भी प्रॉब्लम्स आई थी, अब देखो कोविड-19 में कितनी दिक्कत हुई, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मिस्टेक्स के कारण हुई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पहले से दिख रहा था कि कोविड-19 में बिल्कुल कोविड-19 में कैलिबर है, पोटेंशियल है कि वो इतनी ज़्यादा बिगड़ सकती है, इतने ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो सकती है, इतने ज़्यादा लेवल पे फैल सकती है, पता था। बट फिर भी देशों को उतनी इंटेंसिफाइड वार्निंग नहीं दी गई, और देशों को ब्रीफ भी नहीं किया गया कि आप
अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैलने की क्षमता रखता है। ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन डब्ल्यूएचओ से नहीं आया, और जब आया तब बहुत देर हो गई थी। तो यहाँ पे डब्ल्यूएचओ को बहुत हाईली क्रिटिसाइज़ किया गया था सबके द्वारा कि आपने ये जो किया है बिल्कुल सही नहीं था, इससे बहुत नुकसान हुआ है देशों का, लोगों का, जानों का और पैसों का, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यूएचओ जो है तब से, इसके बाद यूएसए ने डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ भी कर लिया डोनाल्ड ट्रंप के अंडर, ये तो पता होगा। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही पावर में आए, उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट और डब्ल्यूएचओ दोनों से यूएसए को निकाल लिया। तो यहाँ पर डब्ल्यूएचओ जो है अब अपनी पॉलिसीज़ को और बेहतर कर रहा है। तो 78th वर्ल्ड हेल्थ काउंसिल की जो ये जो मीटिंग हुई थी, इसमें जो है उसने और ज़्यादा इंटर गवर्नमेंट रिलेशंस को बढ़ाया, ताकि जो है जब भी पेंडेमिक आ रहा हो तो स्विफ्ट प्रोसेस हो जाए, सभी देश आपस में एक दूसरे का कॉपरेशन करें, जो नोटिफिकेशंस हैं या जो भी डिटेल्स है वो जल्दी रिलीज़ हो सके, देश जल्दी अप्लाई कर सके। तो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फ्यूचर पेंडेमिक्स के लिए पहले से ही पेंडेमिक एग्रीमेंट अडॉप्ट कर लिया है, और ये विश्व का पहला पेंडेमिक एग्रीमेंट है। आज तक कभी भी पेंडेमिक एग्रीमेंट हुआ नहीं है, ये विश्व का पहला पेंडेमिक एग्रीमेंट है, वर्ल्ड्स फर्स्ट पेंडेमिक एग्रीमेंट, ठीक है। इसीलिए किया गया ताकि आगे आने वाले पेंडेमिक्स में अब वो सेम गलती रिपीट ना हो जो कोविड-19 में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। M.R. श्रीनिवासन, आप जानते होंगे ये भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम में बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा थे बच्चों। M.R. श्रीनिवासन जो थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के फॉर्मर चेयरमैन थे, है ना, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। M.R. श्रीनिवासन जी चेयरमैन थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, और सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के, है ना। इनकी 95 की उम्र में जो है बच्चों वो मृत्यु हो गई। इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ज्वाइन किया था 1955 में, और होमी भाभा जी के संग इन्होंने बहुत न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम किया है। भारत के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है बच्चों, इसीलिए इनके बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये जो हमारा पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था अप्सरा, उसमें भी इन्होंने बहुत अपना इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था। तो हमारे जितने भी इनिशियल न्यूक्लियर प्रोग्राम्स थे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है M.R. श्रीनिवासन जी ने, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे बच्चों। 27 माओइस्ट को मार गिराया था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत से, है ना। और ये जो माओइस्ट की किलिंग हुई थी, ये हुई थी छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उड़ीसा में, है ना। तो ये उसी के बारे में न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। 27 माओइस्ट वर किल्ड CRPF के द्वारा, और उनमें सबसे बड़ी किलिंग जो हुई थी वो थी इनके लीडर की, नंबाला केशव राव, ठीक है। 27 माओइस्ट नंबाला केशव राव जो इनके लीडर थे, जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, उन्हें मार दिया गया एंटी नक्सल ऑपरेशन में, जो कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा बॉर्डर्स पे हो रहा था, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत, ठीक है। तो इस न्यूज़ में यही इम्पोर्टेंट है। ये जो बच्चों, ये जो बासवा राजू है जिनको कहते हैं ना, ये बैकबोन कहलाते हैं नक्सल ऑपरेशंस के, ठीक है। ये जितने भी नक्सलाइट्स हैं, जितने भी माओइस्ट हैं, उनके बैकबोन हैं, उनके लीडर थे ये, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी था, जो हमने कर दिया। चलिए आगे, ये तो मैंने बताया ही था आपको, है ना, कि बुकर प्राइज़ जो है वो इस साल का भारत को मिला है। फिर से पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कन्नड़ भाषा में लिखी हुई किताब के इंग्लिश ट्रांसलेशन को बुकर प्राइज़ मिला है। बुकर प्राइज़ क्या होता है बच्चों? बुकर प्राइज़ साहित्य में दिया जाता है, इंग्लिश लिटरेचर में, वर्ल्ड वाइड सारी जितनी भी इंग्लिश लिटरेचर की किताबें होती हैं उन्हें कंसिडर किया जाता है, और उनमें से जो सबसे बेस्ट होती है उसे बुकर प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। इसे मैन बुकर प्राइज़ के नाम से भी जाना जाता है। कन्नड़ भाषा में लिखी हुई हार्ट लैम्प किताब का इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो आज इस साल बुकर प्राइज़ जीता है, ठीक है। तो ये लिखी किसने थी कन्नड़ भाषा में? बानू मुश्ताक जी ने। 70+ ईयर्स की हैं बच्चों, और 30 साल की रेंज में उन्होंने 12 शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी थी। उन शॉर्ट स्टोरीज़ को, छोटी कहानियों को कंपाइल करके एक किताब बनाई, हार्ट लैम्प, ठीक है। इस कन्नड़ किताब हार्ट लैम्प का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया दीपा जी के द्वारा, और इस इंग्लिश ट्रांसलेशन को मैन बुकर प्राइज़ मिला है 2025 का, ठीक है।
ठीक है बच्चों, यहाँ मैंने अंडरलाइन कर दिया है ना, कि बानू मुश्ताक जी की लिखी हुई ये 12 शॉर्ट स्टोरियाँ जो कि उन्होंने 1990 से 2023 के बीच में लिखी हैं, इन्हें कंपाइल किया गया और अंग्रेजी में दीपा भास्ती जी द्वारा ट्रांसलेट किया गया। उस ट्रांसलेशन को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है 2025 में। अब बात करें बुकर प्राइज़ की, तो बुकर प्राइज़ में बच्चों 50,000 ब्रिटिश पाउंड मिलते हैं उसको जो जीतता है। ठीक है, बहुत बड़ा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस है, और जितने भी शॉर्ट लिस्टेड राइटर्स हैं उन सबको 2500 ब्रिटिश पाउंड्स मिलते हैं। अब अगर ट्रांसलेटर के साथ अगर हो रहा है तो वो 50-50 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी 25,000 ब्रिटिश पाउंड राइटर को, 25,000 ब्रिटिश पाउंड ट्रांसलेटर को। इस प्रकार से इन्हें पुरस्कार मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बच्चों, ये जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, ठीक है, इसका डेवलपमेंट हुआ, तो ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस मिसाइल थी हमारी, इसके बारे में जानते हैं। ब्रह्मोस, तो इसको जब बीच में से तोड़ेंगे तो BRAH ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, MOS मॉस्कोवा नदी का नाम है जो रशियन नदी है। तो ब्रह्मोस नाम से पता पड़ता है कि भारत और रशिया का जॉइंट इनिशिएटिव है, भारत की तरफ से DRDO ने इसमें काम किया है। ब्रह्मोस जब नई नई बनी थी तो बच्चों एक तो ये हमारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, क्या है हमारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, इसी के साथ जब ब्रह्मोस नई नई बनी थी तो इसकी स्पीड थी 2.8 माक, और ये डिस्टेंस ट्रैवल कर पाती थी कुछ 290 किलोमीटर शुरू में, फर्स्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद इसे थोड़ा सा अपग्रेड किया गया। थोड़ा सा अपग्रेड जब अगली ब्रह्मोस हुई तो उसकी स्पीड तो यही थी, लेकिन डिस्टेंस बढ़ के 450 से 500 किलोमीटर हो गया। फिर अब जो नई वाली है, न्यू जनरेशन ब्रह्मोस जो है, ये वाली ब्रह्मोस बच्चों बहुत ज़्यादा आगे की स्पीड पे फोकस कर रही है, आगे की डिस्टेंस पे फोकस कर रही है, 800 किलोमीटर तक का इनका फोकस है। ठीक है, तो यहाँ पे एट प्रेजेंट जो है बच्चों, दिस इज़ ट्राइंग टू डेवलप 800 किलोमीटर रेंज ब्रह्मोस मिसाइल, है ना। क्रूज मिसाइल के लिए इतनी बड़ी रेंज होना बहुत बड़ी बात होती है। तो ब्रह्मोस NG को आप नेक्स्ट जनरेशन बोल सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ही है। फर्स्ट 290 थी, सेकेंड 450 से 500 किलोमीटर हुई, थर्ड जिसको हम न्यू या नेक्स्ट जनरेशन कह रहे हैं, ये बच्चों हैं हमारी 800 किलोमीटर तक की रेंज की तैयारी हो रही है। ठीक है ना। चलिए अब अगर हम बात करें ब्रह्मोस की यूटिलिटी के बारे में, तो ब्रह्मोस को हम जो है बच्चों एयरक्राफ्ट से फायर कर सकते हैं। ठीक है, और जिस एयरक्राफ्ट से ब्रह्मोस की फायरिंग होती है वो है सुखोई Su-30 MKI, और तेजस से भी हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो मैं यहाँ अंडरलाइन कर देती हूँ, तेजस एयरक्राफ्ट और सुखोई Su-30 दोनों से ही ब्रह्मोस की फायरिंग हो जाती है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अजंता की पेंटिंग्स में एक शिप बना हुआ था, अजंता की पेंटिंग्स में एक जहाज शिप बना हुआ था। तो इंडियन नेवी ने सोचा कि उस 5वीं सेंचुरी की पेंटिंग में जो शिप है उसी के जैसा हम वेसल बना लेते हैं। ठीक है, तो वो कर भी दिया इंडियन नेवी ने, सेम टाइप का वेसल इंडियन नेवी ने बना के रख दिया, और उस वेसल को नाम दिया है INSV कौंडिन्या। ठीक है, तो भारतीय नेवी ने उसको इंडक्ट भी कर लिया है बच्चों, स्टिच्ड सेल शिप जिसका नाम है INSV कौंडिल्या, और ये हुआ था नेवल बेस कारवार में। कौंडिल्या जो है बच्चों ये एक रिक्रिएशन है 5वीं सदी की वेसल पेंटिंग का। अजंता की गुफाओं में, जो कि 5वीं सदी में जो बनाई गई थी, पाई गई थी, 5वीं सदी में पूरी फॉर्म हुई थी, बाद में हमने ढूंढा तो उनकी गुफाओं में हमें बहुत सारी पेंटिंग्स मिली थी। उन पेंटिंग्स में एक स्टिच्ड सेल की पेंटिंग मिली थी इस प्रकार की। तो इंडियन नेवी ने सोचा कि हम इसको जो है रिक्रिएट करते हैं ओरिजिनल मॉडल में, इसको रिक्रिएट कर लिया और इसको शामिल भी कर लिया बच्चों, इंडक्ट भी कर लिया। इसका नाम है INSV कौंडिल्या। ठीक है, तो ये जो आपको पता होना चाहिए, कौंडिन्या जो है भैया, भारतीय नेवी ने अजंता की गुफाओं की एक पेंटिंग को रिक्रिएट किया है ओरिजिनल मॉडल में। ठीक है, और इसका हम इस्तेमाल भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखने के लिए है, इसका हम इस्तेमाल भी करेंगे। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है बच्चों ये 3 पार्टीज से एग्रीमेंट से हुआ था जुलाई 2024 में। इसमें कल्चर मिनिस्ट्री शामिल थी, नेवी शामिल थी और होडी इनोवेशन शामिल थे। तो जो 3 अलग अलग पार्टीज़
इसमें इन्वॉल्व थी इसके बनाने में, वो एक तो हमारी कल्चर मिनिस्ट्री है, स्वाभाविक सी बात है, कल्चर का हिस्सा है ये, तो कल्चर मिनिस्ट्री रहेगी। अब शिप है तो नेवी भी रहेगी, और साथ में जो इनोवेट कर रहे हैं वो भी रहेंगे, तो होडी इनोवेशंस, 3 पार्टी यहाँ शामिल थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। शेर यानी कि लायन का काउंट 32% से बढ़ गया है पिछले 5 सालों में, और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, भारत की जो लायन पॉपुलेशन है बच्चों वो ग्रो कर रही है, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। गुजरात में स्पेशली 32% से ग्रो कर गई है। 891 लॉयंस जो हैं वो हमारे रिपोर्ट हुए हैं। ठीक है, तो इससे पता पड़ा है कि हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, और हमारा जो कंजर्वेशन चल रहा है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की मदद से वो अच्छा चल रहा है। आपसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में लायंस यानी कि शेरों की ग्रोथ कितनी हुई, कितने परसेंटेज से हुई, तो 32% से हुई है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बच्चों आप प्रोजेक्ट्स देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट लायन अप्रूव किया था जिसका कॉस्टिंग है 2090 करोड़ रुपीस। तो प्रोजेक्ट लायन भी पता होना चाहिए आपको कि कितनी कॉस्टिंग थी, और ये अप्रूव किया गया था लायन कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, लायन कंजर्वेशन, लायन प्रोटेक्शन के लिए ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया था। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब पहलगाम की न्यूज़ है। पहलगाम में 1 महीना हो गया है पहलगाम टेरर अटैक को, लेकिन उसके बाद भी आज तक पहलगाम खाली है, टूरिस्ट नहीं है। बहुत सारे होटल ऐसे हैं जिसमें ज़ीरो बुकिंग है, और बहुत सारे होटल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 10% तक लोग ठहरे हुए हैं। पूरे होटल्स और सारी टूरिस्ट स्पॉट्स खाली है। स्वाभाविक सी बात है, इसीलिए खाली है क्योंकि लोगों को डर है टेररिज्म का, और लोग अपने और अपने परिवारों को वहाँ खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि अब वो पूरा एरिया सेफ़ है। और एक और चीज़, अगर वहाँ पे लोग नहीं जाएंगे, वहाँ टूरिज़्म शुरू नहीं होगा, तो वहाँ पे और गरीबी आएगी, क्योंकि वहाँ का पूरी पॉपुलेशन टूरिज़्म पे डिपेंडेंट है। अगर और गरीबी आई तो उनको आसान हो जाएगा ये जो मिलिटेंट्स हैं उनके द्वारा मैनिपुलेट होने में। ठीक है, क्योंकि पैसा चाहिए उन्हें, पैसा नहीं आएगा अगर टूरिज़्म के थ्रू, तो वो बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएंगे, खाने पीने के उनके सब जो है सब ख़त्म हो जाएगा। तो उन्हें ललचाना आसान होगा अपने परिवार के लालन पालन के लिए। इसीलिए ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम और इन सारे एरियाज़ में टूरिज़्म फिर से बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अभी तक भी 1 महीने बावजूद भी जो वो पूरा एरिया है वो शांत है ना। आगे चलिए, CRPF के जवानों को पुरस्कार वितरित हुए थे बच्चों, जिसमें से 6 कीर्ति चक्र मिले और 33 शौर्य चक्र मिले। इसमें से बहुत सारे अवार्ड्स पोस्थुमसली यानी मृत्यु के बाद भी दिए गए थे, है ना, शहीदी के बाद दिए गए थे। तो 6 कीर्ति चक्र जो है 6 कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र जो हैं, जितने भी आर्म्ड फोर्सेस CRPF के जवान थे उन्हें दिए गए। इनमें से बच्चों बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स थे जो कि पोस्थुमसली यानी कि मरणोपरांत, है ना, यानी कि शहीदी के बाद दिए गए थे। तो 4 कीर्ति चक्र और 7 शौर्य चक्र इस प्रकार के थे जो कि पोस्थुमसली वितरित किए गए हैं, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। इन्हें वितरित किसने किया बच्चों? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो ये पता होना चाहिए कि किन्होंने ये अवार्ड्स दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे बच्चों। मेरी थोड़ी सी आवाज़ बोल बोल के बैठ गई है। यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेट किया, है ना, इनॉग्रेशन किया। तो बच्चों भारत में अभी भी ऐसी सिचुएशन है कि हमारे पास रेलवे स्टेशंस की बहुत कमी है ना। बहुत सारे गांव, बहुत सारे शहर, छोटे छोटे टाउन्स, विलेजेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे रेलवे स्टेशंस ही नहीं है, है ना। उन्हें आसपास जाना पड़ता है बस से, जहाँ रेलवे स्टेशन हो, फिर वहाँ से उन्हें ट्रेन मिलती है। तो इससे पता पड़ता है कि भारत में ही कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। अब वो कनेक्टिविटी को सुधारना है, तो उसको सुधारने के लिए रेलवे स्टेशन इनॉग्रेट करने पड़ेंगे। तो ये 103 रेलवे स्टेशन जो इनॉग्रेट हुए, इनका नाम है अमृत भारत रेलवे स्टेशन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनॉग्रेट हुए थे 86 डिस्ट्रिक्ट्स में, 18 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये 1100 करोड़ यानी 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 1800 स्टेट और यूटी में, 86 डिस्ट्रिक्ट में ये 103 स्टेशंस खोले गए हैं जिन्हें अमृत भारत स्टेशन कह रहे हैं।
ठीक है बच्चों। और ये जो जिस स्कीम के तहत खोले गए हैं उस स्कीम का नाम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नॉर्थ ईस्टर्न को गेटवे कहा गया है साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ ट्रेड के लिए, जो कि स्वाभाविक सी बात है। क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं, जो 7 सिस्टर्स और एक 8वां है ना, तो ये 7-8 नॉर्थ ईस्टर्न राज्य जो हैं हमारे, इनका साउथ ईस्ट एशियन नेशन से कल्चर बहुत मिलता जुलता है। दूसरा, इनकी बॉर्डर शेयरिंग भी है, तो इसी कारण इन राज्यों के डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इनका डेवलपमेंट होगा तो हमारा साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ रिलेशन और बढ़ेगा, और अगर इनके थ्रू हम डेवलपमेंट के थ्रू रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे तो हमारा ट्रेड भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो गेटवे बन गए हैं साउथ ईस्ट एशिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसीलिए आपने देखा होगा कि हाल ही में नॉर्थ ईस्ट के इनकरेजमेंट के लिए बहुत सारे फेस्टिवल किए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट के कल्चर रिलेटेड फेस्टिवल होते हैं लार्ज स्केल पे, है ना। बहुत ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल्स आप देखोगे जो कि पूरे इंडिया में सेलिब्रेट हो रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। वो इसीलिए सेलिब्रेट हो रहे हैं कि वहाँ तक जो है डेवलपमेंट जाए, वहाँ तक थोड़ा इकोनॉमी रेवेन्यू जाए, है ना। चलिए अब बच्चों, ड्रग प्रॉब्लम जो है पंजाब में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात हो गई है। यहाँ पे देखा गया है कि किस प्रकार से जो गवर्नर हैं वहाँ के पंजाब के गुलाब चंद कटारिया जी, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से पंजाब में जो है बहुत ही ज़्यादा ड्रग मिनास फैल गया है, और सदियों से, मतलब डिकेड से, नॉट सदियों से, डिकेड से ये प्रॉब्लम्स चली आ रही है, दशकों से ये प्रॉब्लम चली आ रही है, और अब और ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये ड्रग प्रॉब्लम क्यों बढ़ गई है इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला, बॉर्डर विथ पाकिस्तान। दूसरा, पोरस बॉर्डर, मतलब ये बॉर्डर इस प्रकार से है कि इसे पार कर सकते हैं अगर जिनको रास्ता पता हो तो, छोटे मोटे। तीसरा जो है बच्चों, अनएम्प्लॉयड यूथ, जो पंजाब के जो यूथ हैं उनके बहुत के पास जो है नौकरी नहीं है। चौथा, फ्रस्ट्रेशन, अब नौकरी नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे तो कहीं ना कहीं जाएंगे टू फाइंड रिलैक्सेशन, एंड देन दे टेक द सपोर्ट ऑफ ड्रग्स करते हैं फिर उसके बाद, और फिर बहुत लार्ज स्केल पे प्रॉब्लम बढ़ जाती है ना। चलिए आखिरी न्यूज़ पे चलते हैं बच्चों। आखिरी न्यूज़ जो है हमारी वो है कि थिएटर कमांड जब स्थापित हो रहे हैं तो आर्मी के जो हमारे सीडीएस जो हैं, बेसिकली आर्मी नेवी एयरफोर्स के अनिल चौहान सर भारत के दूसरे सीडीएस हैं, पहले थे बिपिन रावत सर। उन्होंने घोषणा करी है कि वो थिएटर कमांड्स का आइडिया पिच कर रहे हैं और वो आने वाले समय में शुरू हो सकते हैं। थिएटर कमांड्स का मतलब है बच्चों ऐसे कमांड्स बनाना जहां आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड सबका साथ में सिनर्जी हो। कमांड्स अभी एट प्रेजेंट आर्मी के अलग है, एयरफोर्स के अलग है, नेवी के अलग है, कोस्ट गार्ड के अलग है। थिएटर कमांड्स में सभी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, है ना। इससे क्या होगा, हमारी सभी सर्विसेज में आपस में तालमेल बढ़ेगा, कॉपरेशन बढ़ेगा, बातचीत अच्छे से जो है युद्ध के समय पे ये बहुत काम आएंगे थिएटर कमांड्स, है ना। क्या वो बेटा ड्रग को बॉर्डर से कैसे सप्लाई कर देते? बेटा देखो, ड्रग प्रोडक्शन जो है भारत में नहीं होता है। ये ड्रग प्रोडक्शन जो भारत में आ रहा है भारत का बना हुआ नहीं है, पाकिस्तान, ईरान यहाँ का बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये सप्लाई होते होते बॉर्डर के थ्रू आता है। अब जो बॉर्डर है ना पंजाब वाली, पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, वो प्लेन रोड जैसी बॉर्डर नहीं है, बहुत ज़्यादा टेरेनियस बॉर्डर है, बहुत सारे जियोलॉजिकल फीचर्स हैं वहाँ पे, जोग्राफिकल फीचर्स हैं, जिसके चलते अलग अलग ऐसी सिचुएशन हो जाती हैं, अलग अलग रास्ते सुरंगे ऐसे हैं जो हमें आज तक नहीं पता, जिनकी वजह से जो है ड्रग इधर से उधर तस्करी होती है ना। चलिए इसी के साथ बच्चों हमारा वीकली एनालिसिस ख़त्म होता है। अब वीकली एनालिसिस के लिए फिर से मिलेंगे अब अगले संडे। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।